बच्चों, आज अपना एटम का सेकंड लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर में मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसको वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं जहां से फर्स्ट लेक्चर खत्म किया था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने रदरफोर्ड थ्योरी की ऑब्जर्वेशन बताई थी मैंने कि जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उस कंडीशन में उसके ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे, हम लोगों ने वहां तक डिस्कस किया था। फिर आपको एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अल्फा पार्टिकल से जो पास होके जो स्कैटरिंग हुए थे, अरे पता था मैं, हाँ जी, गोल्ड फॉइल से पास होने के बाद कितने जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, याद है मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो वहां तक मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था। आज मैं थोड़ा सा उसके आगे बताता हूं कि एग्जैक्टली उस ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन क्या निकला था। ठीक है, तो आज वही थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं और बहुत ही इजी और बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको लिखवाने वाला हूं। पूरी थ्योरी को पढ़ना, दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि हमने एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल बनवाया था। वो बिस्मुथ नाम का एक एलिमेंट होता है जो कि अल्फा पार्टिकल जो है रेडिएट करता है बाहर। फिर गोल्ड फॉइल से उसको पास करवाया गया था। गोल्ड फॉइल से पास करवाने के बाद जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बनाई गई थी और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बनवाने के बाद देखा चेक किया गया था एग्जैक्टली सारे के सारे अल्फा पार्टिकल जो थे कहां पर क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। और वहां से हम लोगों ने बहुत सारे कंक्लूजन निकाले थे, तो वही कंक्लूजन आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप चाहो तो मेरा फर्स्ट लेक्चर एटम का लिख लीजिए, यूट्यूब पे जाके सर्च करना गोविंद क्लासेस एटम लेक्चर नंबर 1 12th क्लास फिजिक्स जो भी है देख देना, अपने आप निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, उस लेक्चर को उठा के देख लेना। ठीक, वो लेक्चर उठा के देखना, सारी चीज क्लियर हो जाएगी अपने आप ही। आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिखो जरा कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अंदर हमने एक बात कही थी बच्चों, टॉपिक चला था अपना, उसमें मैं बताया था कंक्लूजन्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। सबको नजर आ रहा है बेटा? हाँ जी, सब नजर आ रहा है। चलो, तो यहां से एक बात करते हैं। टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। मैंने बोला कंक्लूजन्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मेरे प्यारे बच्चों समझना कि एग्जैक्टली क्या था बच्चों। तो पहला कंक्लूजन था मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। उन्होंने बताया कि भाई एटम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है बच्चों, वो क्या है, एम्प्टी होता है, या मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस। एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, एम्प्टी। क्योंकि उन्होंने एक रीजन दिया था। क्यों रीजन दिया? कि देखो, कोई भी चीज अगर बता रहे हो तो उसके पीछे एक रीजन होगा ना बेटा। कोई भी चीज अगर हम अपनी थ्योरी दे रहे हैं कि एग्जैक्टली भाई ये हमारी थ्योरी है, उस थ्योरी के पीछे रीजन होगा ना, अपने मन में थोड़ी कुछ बोल देंगे। तो रीजन उन्होंने दिया कि 99.68% जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, गोज स्ट्रेट अनडेविएटेड। 99.68% ऑफ पार्टिकल गोज स्ट्रेट, हाँ जी मैम, 99.68% ऑफ पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट अनडेविएटेड, ठीक, आफ्टर पासिंग थ्रू दी गोल्ड फॉइल। यानी कि गोल्ड फॉइल से पास होने के बाद 99.68% पार्टिकल थे बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए। अब कोई भी चीज स्ट्रेट निकलेगी, इसका मतलब क्या है, देयर इज नो डेविएशन। यहां पे कोई डेविएशन नहीं था इसके अंदर, देयर इज नो डेविएशन। ध्यान दो, ये समझ में आया। सेकंड कंक्लूजन क्या था बच्चों? उन्हें कहना बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। बोलते हैं क्या कि देयर इज सम स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इन वेरी स्मॉल स्पेस। मतलब कहते हैं कि पूरे के पूरे एटम के अंदर ना, पूरे के पूरे एटम के अंदर बहुत ही छोटा सा, ठीक है, स्पेस के अंदर और एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है।
ठीक, और पूरे के पूरे एटम का मास वहीं पर कंसेंट्रेटेड है, ये बात उन्होंने कही थी। ठीक, पूरे के पूरे एटम का जो पूरा मास है एक छोटे सी जगह पर कंसेंट्रेट है और वो एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है और बहुत ही छोटे से स्पेस में कन्फाइंड है वो। ठीक, और यहीं से एक बात निकल गई, न्यूक्लियस का जिक्र बेटा यहीं से स्टार्ट हुआ था बच्चों। ठीक, न्यूक्लियस का जिक्र बच्चों यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक, अच्छा लिख लेंगे, देर लिखो इसमें इसको ऐसे लिखो, इसमें लिखना इसको अच्छा तरीके से लिखो, देर इज स्मॉल, देर इज स्मॉल पॉजिटिव, देर इज positive charge inside an atom in very small space, in very small space। मतलब उनका कहना था कि भाई एटम के बहुत छोटे से पार्ट पर क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स है वो कन्फाइंड है, कंसेंट्रेटेड है, एंड पूरे के पूरे एटम का मास वहीं पर कंसेंट्रेटेड है बच्चों। ठीक, क्योंकि उन्होंने एक रीजन दिया 0.4% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल्स। अब यहां से उन्होंने एक बात देखी, भाई ऐसा क्यों था, व्हाई दिस हैपेंड, ऐसा क्यों था, तो उन्होंने बताया कि अल्फा पार्टिकल तो एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर एटम का सारा स्पेस अगर एम्प्टी होता तो सारे पार्टिकल जो हैं वो सीधे स्ट्रेट निकलने चाहिए थे। कुछ पार्टिकल जो है वो हल्के डेविएट कैसे हो गए, तो डेविएट होने के पीछे उन्होंने एक रीजन दिया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऑलवेज एक पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जरूर यहाँ के बिल्कुल यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जरूर जब पार्टिकल निकला तो यहाँ पे जरूर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके वजह से यहाँ पे हल्का सा क्या है, डिफ्लेक्शन आ गई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, बात पता है ना। तो जरूर यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा। अच्छा, जो चार्ज जितना दूर से निकला वो स्ट्रेट निकल गया, जो जितना पास गया वो हल्का सा बेंड हो गया, और जो जितना पास हुआ तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज़्यादा था तो वो और ज़्यादा एंगल से बेंड हुआ। बस नहीं कि जब इसका अफेक्ट जो था वो कम था, सीधा निकल गया, जैसे इसके अफेक्टेड एरिया में आया हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ, जैसे जो इसके जितना पास से गया वो और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, और जो जाकर इसे टकरा गया वापस से उसी पाथ पर लौट आया। समझ रहे हो, इट इज जस्ट लाइक दिस। मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस, इसके पीछे रीजन क्या था कि 99.68% ऑफ पार्टिकल गोज स्ट्रेट अनडिवाइडेड आफ्टर पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल। मतलब होता क्या है, जब गोल्ड फॉइल से जब पास हुआ बेटे, वो जब गोल्ड फॉइल से पास हुआ तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो थे वो क्या थे बेटे, वो सीधे निकल गए, स्ट्रेट निकल गए, स्ट्रेट निकल गए। तो अगर वो स्ट्रेट निकला, इसका मतलब है कि यहाँ का बहुत बड़ा स्पेस क्या एम्प्टी है। एम्प्टी होने की वजह से क्या है कि इसका अफेक्ट इन पार्टिकल को पड़ नहीं रहा है। अगर यहाँ का पार्टिकल, अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से निकल रहा होता, ये पार्टिकल इधर से निकल रहा होता, तो उस कंडीशन में क्या है, अगर नजदीक आता तो हल्का सा इफेक्ट पड़ता, बट क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इसका, इसलिए सीधा साइड निकल गया। जो इसके नज़दीक से निकला वो हल्का डेविएट हो गया, जो बहुत नज़दीक से निकला वो और ज़्यादा डेविएट हुआ, और जो टकरा गया वापस निकल गया। बात सुन में आई, ये कॉन्सेप्ट था इसका। भाई इन्होंने तीसरी बात कही कि द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एन एटम इज कंसंट्रेटेड टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब कहता है कि एटम के अंदर बिल्कुल छोटे से स्पेस में, बिल्कुल छोटे से स्पेस के अंदर क्या होता है बच्चों कि सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज क्या है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, बहुत छोटे से स्पेस में मास और चार्ज सारा का सारा अगर यहां कंसंट्रेटेड, इसका मतलब कि ये बहुत हार्ड है। उन्होंने बोला कि इसी को न्यूक्लियस का नाम दिया। इन्होंने इसकी बात क्यों कही, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक पार्टिकल इतनी तेजी से आ रहा है और 1 मिलियन में से एक पार्टिकल ऐसा है जो टकराकर वापस उसी पाथ पे वापस चला गया। तो इतना तेज पार्टिकल आ रहा है
और टकराने के बाद वापस उसी पे वो वापस जिस पाथ पे आता उसी वापस चला गया। इसका मतलब है कि यहां पर कोई ना कोई बहुत हार्ड मास गिवन है जिसकी वजह से इतना तेज पार्टिकल आया, टकरा कर वापस वही निकल गया, है ना। जो इसके नजदीक निकला वो ज्यादा डेविएट हुआ, जो इसके नजदीक से निकला और ज्यादा डेविएट हुआ, लेकिन जो इससे टकरा गया वो वापस से क्या होता है, जो टकराया वापस से उसी एंगल पे लौट आया, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री पर वो डेविएट हुआ। इसका मतलब है कि इस पूरे के पूरे एटम का एक मास होता है, वो किसी पर्टिकुलर जगह पे कंसंट्रेटेड है, पूरा का पूरा चार्ज किसी पर्टिकुलर जगह पे कंसंट्रेटेड है। इसी को बोला गया बेटा न्यूक्लियस, इसी को बोला न्यूक्लियस बोला। ये कितनों को समझ में आ गई बात? फटाफट नोट करो क्लास। भाई मैं बोलता हूं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट पर्टिकुलर एंगल थीटा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। ध्यान से देखिए, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किसी एक मेटल के साथ नहीं किया था, गोल्ड का क्या हो गया, नहीं, उन्होंने इसको करने के लिए बहुत सारे मेटल को चेंज किया, मेटल फॉल के, कभी सिल्वर का इस्तेमाल किया, कभी गोल्ड का इस्तेमाल किया, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो उन्होंने पाया एक बात कि जैसे जैसे आप अगर मेटल को चेंज करेंगे, अगर आप मेटल को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी n की वैल्यू डिफरेंट आती रहती है। नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल एट एंगल थीटा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। मतलब जितने भी जो पार्टिकल गोल्ड फॉइल से निकल रहे हैं तो देयर इज स्कैटरिंग एट एंगल थीटा, वो एंगल थीटा पे स्कैटर हो रहे हैं। वो सारे के सारे पार्टिकल जो होते हैं बेटे डिफरेंट है, वो डिफरेंट मेटल्स। किसी में ज्यादा पार्टिकल स्कैटर हुए तो किसी में कम पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, किसी से ज्यादा पार्टिकल हुए तो किसी से कम। बट फाइनली गोल्ड को अज्यूम किया बिकॉज गोल्ड का सबसे ज्यादा एस्टिमेट रिजल्ट निकला उनका, ठीक है, सबसे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट निकला, तो गोल्ड को इसको कंसिडर किया गया। उन्होंने इस मेटल, उन्होंने एक बात कही कि भाई जैसे जैसे आप मेटल को चेंज करेंगे तो हर मेटल को चेंज करोगे तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा अलग अलग मेटल में अलग अलग होगा, जिसकी वजह से अलग अलग एटॉमिक नंबर्स का बन जाएगा। और एटॉमिक नंबर से क्या होगा, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको चेंज करोगे तो ये अपने आप चेंज होगा, इसे बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, इसे कम करेंगे तो ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स रीजन ये एक बात कही गई थी कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट पर्टिकुलर एंगल थीटा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल फॉइल्स, ठीक है। फॉर्मूला उन्होंने एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला ये बनाया था, और उन्होंने एक बात कही कि डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस, सो इट हैज डिफरेंट एटॉमिक नंबर। कोई दिक्कत? फटाफट नोट करें क्लास इसको। तू भी बंद कर दिया कर। एक नोट लिखना, नोट, जिस एलिमेंट का Z ज्यादा होगा, ठीक है, उसका N भी ज्यादा होगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? जिसका Z ज्यादा उसका N भी ज्यादा, जिसका Z कम उसका N भी कम हो जाएगा। फटाफट नोट करें क्लास। तुम्हें एक चीज बताता हूं उसके अंदर, बहुत बेहतरीन चीज है। अच्छा, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व करता है, वो चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करना शुरू कर इलेक्ट्रॉन, है ना। एवरीवन नोज दैट कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है उसके पॉजिटिव चार्ज का अराउंड, एवरीवन नोज दैट। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड, लिखेंगे, लिखो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज, electrons are attracted by positive charge, electrons are attracted by positive charge nucleus, but electrons do not move toward it, but electrons do not move toward the nucleus, move toward the nucleus। मेरी एक बात समझना बच्चों, उन्होंने एक बात कही कि भाई अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों तरफ उसके रिवॉल्व करता है, आपको पता है। अब कौन सी बात है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, पक्की बात है। कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पॉजिटिव न्यूक्लियस पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के टुवर्ड नहीं आते, क्यों? बात समझ में आ रही है? देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो कायदे देखा जाए तो ये इसको यहां आना चाहिए था, बट वो यहां ना आके वो गोल घूमता रहता है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक, अट्रैक्ट कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय दिस, बट नॉर्मल सी बात है इट डू नॉट मूव टुवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस टुवर्ड मूव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज ये ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आके ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच के इधर घूम रहा है, लेकिन वो कभी भी इसको अट्रैक्ट अभी भी हो रहा है, ये अट्रैक्ट अभी भी हो रहा है, बट नॉर्मल सी बात है इसकी वेलोसिटी हो जा रही है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये चारों दिए ऑल द टाइम इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज, ऑल द टाइम इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज, बट फिर भी ये इधर मूव क्यों नहीं कर पा रहा? इसके पीछे कारण बताता हूं। इलेक्ट्रॉन में बड़ा तड़ा काम करता है, जो इसके ऊपर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो उसको यूटिलाइज करता है कैसे? सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर। और सेंट्रीपिटल फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, वो पूरा सर्कुलर पाथ में घूम पाता है। याद है मैंने आप लोगों से एक बात कही थी, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाला सेंटर से वो फोर्स जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम पाता है, होता है। किसी ऑब्जेक्ट पे सेंटर से लगने वाला फोर्स जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट पूरी तरफ घूम पाता है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंटर से एक फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम पा रहा है, लेकिन चक्कर क्या है? वेलोसिटी इसकी यूं जा रही है। क्यों? बिकॉज इट यूटिलाइजेस, ठीक है, इट यूटिलाइजेस, उसने क्या किया? इट यूटिलाइजेस दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इट यूटिलाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज द centripetal force so that it can revolve around the nucleus। वो उसके न्यूक्लियस चारों ओर क्या कर सकता है? रिवॉल्व कर सकता है बच्चों, ठीक है, इन द ऑर्बिट। कितनों को समझ में आई बात? ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इधर लगने वाला फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और यही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स भी बच्चों। तो उसने इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या कर दिया? यूटिलाइज कर लिया, जिसकी वजह से क्या चारों तरफ घूम पा रहे हैं। यानी कि आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, फटाफट नोट करें क्लास इसको। प्यारे बच्चों, एक टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये एक बहुत ही अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है। अक्सर ना बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता कैसे बच्चों, समझना। एक टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये कितने लोगों को समझ में आती है, कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? कोई बच्चा है जो बताएगा मुझे थोड़ा सा के बारे में? बताओ जी। अरे वो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली यहां पर से क्या रिक्वायरमेंट है, यहां पर इसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो तो तुम्हारी बात मैं समझ गया। ठीक है, चलो ठीक है, देख ध्यान दो बच्चों क्लास। अगर मैं बोलता हूं डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच, तो बेटा यहीं से एक एस्टिमेट हमें मिला था, एस्टिमेट रिजल्ट मिला था कि न्यूक्लियस कितना छोटा हो सकता है। इसी टॉपिक ने, इसी कॉन्सेप्ट ने बताया कि न्यूक्लियस कितना छोटा हो सकता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आर नॉट। अच्छा, इसको ना एक बात समझना कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं उसमें तुम्हें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका बोलता हूं इट्स अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्या है? दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, अगर मैंने बोल दिया यहां पर, ठीक है, और यहां मैंने बच्चों यहां पर मान के चलो कि मेरे पास कोई न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, तो तुम्हें याद होगा कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो गारंटीड बात, जब वो यहां से इसके पास आएगा तो ये पॉजिटिव दोनों रिपेल करेंगे, पक्की बात। अगर दोनों रिपेल करेंगे, है ना, दोनों अगर रिपेल करेंगे तो ध्यान से सुना, ध्यान से सब लोग इधर देखो,
अगर यहाँ पॉजिटिव इधर ही पॉजिटिव, लेकिन फिर भी नॉर्मल सी बात है कि अगर ये इधर जाता है तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, लेकिन फिर भी ये वहाँ क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो आगे जा रहा है। और ध्यान से देखो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है वो इधर जाएगा तो इसको अपोज कर रहा होगा, इसको अपोज करेगा तो देयर इज सम वर्क डन इन अपोजिंग दैट फील्ड। इसके फील्ड को अपोज करने में कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होगा। जब ये जाता रहेगा तो गारंटेड बात है कि इसका एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका कुछ ना कुछ फील्ड होगा अपना, उस फील्ड के अपोजिट जा रहा है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इसको फील्ड को अपोज करने में कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, होगा कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। जिस मोमेंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, उसके तब एट दैट टाइम इसके और इसके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच कहते हैं। बात समझ में आई? दोबारा समझो, कितनों को समझ में आ चुकी है बात, ठीक है, दोबारा समझिए बात को। ये पार्टिकल है, तेजी से ऐसे मूव करेगा, जब तेजी से मूव करेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हो, क्योंकि मोशन हो रहा है। अब मोशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ हो रही है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड जो होगा वो चारों तरफ घूम रहा होगा। अगर ये ऐसे जाएगा तो फील्ड को अपोज करेगा, फील्ड को अपोज करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो ऐसी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। जब काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जीरो हो जाएगी। एट दैट टाइम पार्टिकल और न्यूक्लियस की बीच की दूरी जो होगी उसको बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। कितनों के माइंड में घुस की मत भेजे में घुस गई? चलो बहुत बढ़िया है। इसको थोड़ा सा हम ड्रामेटिक वे में करें भाई, तो थोड़ा ड्रामेटिक वे में आपको सिखाता हूँ उसको थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं स्टार प्लस में एकता कपूर तो नहीं हूँ कि मैं नॉर्मल सी बात कुछ ज़्यादा ड्रामेटाइज कर दूँ उसको, लेकिन हाँ फिर भी मैं थोड़ा ड्रामेटिक वे में तो सिखाता हूँ बेटे। हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल है। अब पार्टिकल इज पॉजिटिव, यानी अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वो क्या करेगा, गोज टुवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है, गोज टुवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, गोज टुवर्ड न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज। उस कंडीशन में क्या होगा, बोथ पार्टिकल रिपेल या बोथ रिपेल ईच अदर, ठीक है। इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है, गोइंग टुवर्ड न्यूक्लियस हैविंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, विच इज यूज्ड टू डू वर्क अगेंस्ट द पॉजिटिव चार्ज। होगा बच्चों? जो पार्टिकल जो होगा इसके पास जाएगा, इस पास जाएगा, ठीक है, उस वक्त क्या घटना घटेगी बच्चों, एट अ मोमेंट, एक मोमेंट आएगा बच्चों, व्हेन ऑल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, के ई इज इक्वल टू क्या, जीरो, ड्यू टू अपोजिंग द फील्ड ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस। कितनों को समझ में बच्चों? एट दैट पॉइंट व्हेन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड न्यूक्लियस is called distance of closest approach। कितनों को समझ में आ गई बात? देखो बच्चों, ये तो मैं समझ में आ गया कि डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच की बात करते हैं हम लोगों ने,
ठीक भाई, अब इसको समझना, अगर मैं यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाता हूं, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊंगा तो यहां पे क्या बनेगा, लिख लो, अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, मैकेनिकल एनर्जी वो कहता है बच्चों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बराबर क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। होगा भाई, ये कितनों को पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये पी को ना ऐसे करते हैं, यू दिखाते हैं और इसको यू दिखाते हैं, मतलब क्या होता है बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके बराबर होता है। जिसको ये पता है वो खिलाड़ी है बच्चों। ये हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो मेरे पास सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है बच्चों ये, और मेरे पास ये जो है बच्चों ये न्यूक्लियस है। मान लेता हूँ कि ये एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है, तो तुमको याद होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, क्योंकि दिमाग लगाना, बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ होता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, होगा कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, प्लस में ध्यान से देखो बच्चों, मैं मान के चलता हूं कि ये अभी यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। मान लो कि इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है, ठीक, तो इसके बीच का फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तुम्हें याद होगा K Q1 Q2 अपॉन में इन्फिनिटी, डिस्टेंस ये रहा। पढ़ाना काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट पढ़ाना आप लोगों ने, तो उस कंडीशन में क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन में R, ठीक है, इज इक्वल टू, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों, जब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहां पहुंचा होगा, इस पॉइंट पर, जब ऑब्जेक्ट जब उठ के यहां पहुंचा होगा यहां पर, तो तुम्हें याद होगा काइनेटिक एनर्जी तो इस पॉइंट पे क्या है, लॉस्ट हो गई थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई थी यहां पर, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, बट जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इनके बीच का डिस्टेंस कितना था बेटे, R0 हो गया। तो मैंने बोला K Q1 Q2 अपॉन में R0 होगा। कितनों को ये बात समझ में आ चुकी है, बात कितनों को समझ में आ गई बात। ध्यान से देखो कि 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू तो क्या होती है बेटे, जीरो होती है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस में K Q1 Q2 अपॉन में R0 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से हमने एक चीज सीखी कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, K Q1 Q2 अपॉन में R0 के बराबर यहाँ पर आ गया है। यहाँ तक कोई बच्चा बोले कि भाई मुझको समझ नहीं आया तो बता दो भाई, ये हर कोई समझ गया है, ये बताओ सबको समझ में आया। मैं मान के चलता हूँ कि इसके ऊपर यहाँ पर मान लो कि चार्ज मैंने बोल दिया कि इस जगह पर क्योंकि ये +2 चार्ज होता है इसके ऊपर, ध्यान दो, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर E चार्ज है ना, क्योंकि ये डबल 2 यूनिट, क्योंकि ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, इट्स अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, तो दैट्स रीजन क्या होगा, इसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। मैं इसको 2E मान लेता हूं, ठीक, पक्की बात है। अच्छा, हमको पता है कि एक पार्टिकल पे E चार्ज है, एक पार्टिकल पे E चार्ज है, E मतलब क्या होता है 1.6 10 की पावर माइनस में 19 होता है ना बच्चों। तो उस कंडीशन में क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर कितना वो है Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो चार्ज कितना बनेगा, ZE पड़ेगा इसके अंदर। तो ध्यान से देखो, तो मैं अगर सॉल्व करता हूं तो KE इज इक्वल टू क्या बनेगा, K तो कांस्टेंट होता है, यहां पर 2E और यहां पर क्या Z इंटू में E अपॉन में R0 बन गया। ये कितना क्लियर है बच्चों। और यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो KE की वैल्यू कितनी है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, K इंटू में क्या बनेगा बच्चों, Z या फिर बोलते हैं 2ZE का स्क्वायर, 2ZE का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, अपॉन में R0 हो गया। यहां तक कितना क्लियर है बच्चों, ठीक। अच्छा, तुम्हें याद हो K की वैल्यू हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ते थे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ते थे, मल्टीप्लाई क्या 2Z अपॉन में E स्क्वायर और यहाँ पर R0 बन गया।
और यहां से हमने क्या निकाला, आर नॉट निकालने बेटे इस जगह पर, यहां से हमें निकाला आर नॉट इज इक्वल टू क्या है, ठीक है, रिकॉर्ड दैट इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज मेरे घर में हर कोई दिखता है इसको, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक भाई। तो यहां से हमने सीखा कि आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, 2z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों, है हम लोग सीखा। तो यहां पर हमने एक चीज समझी कि आर नॉट की वैल्यू जो होती है 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी होती है, कि काइनेटिक एनर्जी जितनी कम वो उतना बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ा दोगे वो उतना कम हो जाएगा बच्चों। देखो ना, दिमाग लगाना कि काइनेटिक एनर्जी जितनी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी जितनी कम होगी तो क्या होगा, आपका आर नॉट उतना बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना अंदर तक जाएगा, इसलिए आर नॉट क्या हो जाए बच्चों, कम हो जाता है, ठीक है। फटाफट नोट करें क्लास इसको, जैसे ध्यान दें क्लास। यहां पर एक चीज समझना, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, एक चीज को बहुत तरीके से समझना है, इसमें लिख लो नोट, एनओटी नोट लिख लो, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दो, नोट लिख लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बच्चों, ये रिक्वायरमेंट नहीं है बट फिर भी उससे मत लो बच्चों, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेना इसको, बहुत काम की चीज है ये। देखो उसने क्या बोला कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, ठीक, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है बच्चों तो उस कंडीशन में इन द केस ऑफ मैक्सिमम, इन द केस ऑफ मैक्सिमम Z फॉर गोल्ड की वैल्यू क्या होती है बच्चों, Z फॉर गोल्ड क्या है बच्चों, Z इक्वल टू क्या, 79 होता है, पता है गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 79 होता है। और आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है पता है किसी को, ऑफ अल्फा पार्टिकल किसी को पता है, एनी स्टूडेंट, कोई बच्चा, आप में से कोई बच्चा बोले, ठीक है। तो याद कर लो, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो तो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बच्चों, इसके आगे नहीं जाती बच्चों। ये आपकी एनसीईआरटी का, आपकी एनसीईआरटी बेटे इसकी रीडिंग है ये काइनेटिक अल्फा पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो ये होती है, इसके आगे नहीं जाएगी बच्चों। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम आर नोट निकाल देते हैं। तो तुमको याद होगा मैंने आर नोट की वैल्यू निकाली थी, क्या बताया था मैंने कि 2z² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू 79 इंटू में 1.6 10 की पावर माइनस में 19, ठीक है, और यहाँ पर क्या स्क्वायर कर देंगे बच्चों अपन लोग, ठीक है, अपन लोग यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे एंड यू विल सी दैट जब इसको उठा के लाते हैं तो क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, और यहाँ पर काइनेटिक कितना 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा को सोल्व कर 10 की पावर 6 कर देते हैं इसको, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 10 की पावर 6 कर देते हैं, ठीक है, और ईवी कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हैं। देखो ध्यान दो बच्चों, आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व तो खैर क्या करोगे, सॉल्व करके एक आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक इसकी एक अप्रोक्सीमेट रीडिंग जो आपकी बुक में जो डाली हुई है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि 3 इंटू 10 की पावर -14 मीटर उन्होंने बोला था कुल मिलाकर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू उन्होंने डाली हुई, 10 की पावर -14 मीटर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो ये है 10 की पावर -14 मीटर। और यहीं से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई 30 इंटू 10 की पावर क्या है बच्चों, -15 मीटर का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने। और यहीं पे क्या उसको बोलते हैं, 10 की पावर -15 का मतलब फर्मी होता है। एवरीवन नोज दैट कि 10 की पावर -15 का मतलब होता है इट्स 1 फर्मी। क्या होता है, 1 फर्मी होता है। और यहीं से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई न्यूक्लियस जो होता है ना, उसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है, 10 की पावर -15 मीटर होता है, या 30 फर्मी जिसे कहते हैं, इसी को बोलते हैं 30 फर्मी कहते हैं बच्चों। तो ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होता है बच्चों अपना किसका, एक जब अल्फा पार्टिकल के उसका क्या नाम है, अल्फा पार्टिकल का क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मतलब जो क्लोज अप्रोच होता है बच्चों, एट डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच करता है फॉर अल्फा पार्टिकल क्या होता है, वो 30 फर्मी होता है। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि भाई करीब करीब न्यूक्लियस का जो एटम का न्यूक्लियस करीब करीब इतना ही 1 फर्मी के आसपास होता है बच्चों, ठीक है। फटाफट नोट करें क्लास जल्दी फटाफट।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इसे कवर कर लिया तो छोटा सा काम करना, अगली क्लास में आपको बताऊंगा इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ाऊंगा, और उसके बाद थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके चलूंगा इम्पैक्ट पैरामीटर के बाद, रफर के ड्रॉबैक्स, और उसके बाद बोहर मॉडल में स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों बाय, मौज करो। ठीक है, वीडियो देखो।